नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा अथवा किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर जाकर के जितने भी NCERT SCERT के वीडियो हैं, बहुत अधिक संख्या में आपको NCERT SCERT के वीडियो मिलेंगे। वर्ग 6 से 8 तक के अधिकांश NCERT SCERT के जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा हमने कर ली है। आप वहां जाकर हमारे चैनल पर उन सभी वीडियो को देखें और अपनी जो तैयारी है उसे मजबूत करें। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने SCERT वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 2 के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से संबंधित चर्चा की थी। आज हम उन सभी बिंदुओं को संक्षिप्त में दोहराते हुए आज का जो टॉपिक है, जो शेष टॉपिक बच गए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप सब अंत तक हमारे वीडियो को देखें। तो साथियों, भारत में अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना हुई, इसकी जो प्रक्रिया थी आप सभी जानते हैं कि पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग से होता था प्राचीन काल में, और उसमें अरब व्यापारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन ऐसे व्यापार में उन्हें काफ़ी जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोपियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। इसमें भी बहुत कठिनाइयां उनको सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने जो वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। फिर बारी बारी से बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी, अन्य यूरोपीय देश भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, और वहाँ से मुख्य रूप से जो मसालों की जो वहाँ पर ज़्यादा डिमांड थी यूरोपीय देशों में, उसकी पूर्ति भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से उन्हें होती थी। अब यहाँ देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसी सिलसिले में 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम, और प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए उनको व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। इस तरह से वो अपना व्यापार बढ़ाने लगा, और भारत में अन्य जो यूरोपीय देश थे और उनके जो व्यापारी कंपनियां थी, सभी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। और उस प्रतिस्पर्धा के क्रम में अंततः आप देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांस अंततः निर्णायक भूमिका में रहे। पहले जितने भी जो पुर्तगाली, डच जो भी आए, उन लोगों का व्यापार 18वीं शताब्दी के आसपास तक बहुत ही सीमित हो गया, अर्थात अधिकांश महत्वपूर्ण स्थलों से उन्हें हटा दिया गया, और भारत में मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसी रह गए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और तत्कालीन परिस्थितियों में क्या होता है कि यूरोपीय देशों में भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और इसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। अतः भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष होता है। इसी संघर्ष के सिलसिले में आप देखेंगे कि जो कर्नाटक का नवाब जो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो चुका था, और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में काफ़ी छोटे बड़े राज्य रह चुके थे। तो इस स्थिति में कर्नाटक जो मुगल साम्राज्य का एक सूबा था वो स्वतंत्र हो गया, और फ्रांसीसी कंपनी क्या किया कि 1740 के आसपास तक आकर के कर्नाटक के नवाब को जो है ना अपने नियंत्रण में ले लिया, अर्थात कर्नाटक को फतह कर लिया। और अंतिम रूप से क्या होता है कि इस लड़ाई में अंग्रेजों की एंट्री होती है, और अंग्रेज फिर से वहाँ पर अपने जो सैनिकों की बदौलत वहाँ पर अंग्रेजी कंपनी अपने पसंद की व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल हो जाता है। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हमने विस्तृत रूप से कल के क्लास में कर ली है। आप जाकर के उस वीडियो को देखें, चीज़ें बहुत विस्तृत रूप से आपको समझ में आएगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेज और बंगाल। तो कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खां ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना।
उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। इसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दे दिया। तो साथियों, आप देखेंगे कि बंगाल जो पहले मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, मुर्शिद कुली खां ने इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। हालांकि वो मुगल सत्ता के अधीन ही अपने आप को रखते थे, उसे नजराना देते थे, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। बाद में मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और फिर उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। अलीवर्दी खां तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन सिराजुद्दौला के समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्रिटिश जो हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। कारण ये भी होता है कि सिराजुद्दौला में जो उसके सगे संबंधी है और उससे जो नाराज लोग हैं उसे अंग्रेज प्रश्रय देना शुरू करते हैं और उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बंगाल पर व्यापार से शासन तक। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में 1200 रुपयों का भुगतान करके 3 गाँवों की जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये 3 गाँव थे, गोविंदपुर, सूतानती और कालिकाता। तीनों गांव के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो साथियों, ये देखिए प्रारंभिक बात है कोलकाता के संबंध। अब क्या हुआ है कि 1651 में हुगली नदी के किनारे जो अंग्रेजी फैक्ट्री पहली बार शुरू हुई। इसके बाद क्या किया, इसके चारों तरफ किलेबंदी होने लगी, लोग बसने लगे और जितने लोग बसे उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर जो आबादी बढ़ रही थी और उस बढ़ती आबादी को घेर कर जो है ना एक किला का रूप दे दिया गया और इसी किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। तो आप ये याद रखेंगे, फोर्ट विलियम का किला अंग्रेज में बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया, 1696 में 1200 रुपयों का भुगतान करके 3 गाँव प्राप्त किया। 3 गाँव का लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। ये 3 गाँव थे गोविंदपुर, सूतानती और कालिकाता। बाद में इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता कहा जाने लगा, जो आज कोलकाता के रूप में जाना जाता है। समझ गए होंगे साथियों, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट फारुखसियर से 1717 में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। 1717 ईस्वी में फारुखसियर नामक बादशाह ने मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को फरमान दे दिया, अर्थात उसे शाही फरमान दे दिया कि आप कर मुक्त व्यापार कीजिए, मात्र 3000 रुपया सालाना हमें दे दीजिए। अब इससे कंपनी को अन्य कोई भी कर नहीं देना पड़ता था और वो स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे। आगे बढ़ते हैं। इस पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट का फायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी। कंपनी भी अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाना होगा। इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू किया। उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्तियों से साठगांठ करना शुरू किया। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने अपने करीब 3000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अंततः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। तो साथियों, आप यहाँ देखें कि ये जो शाही फरमान प्राप्त करते हैं 1717 में फारुखसियर से, अब क्या हुआ कि करमुक्त व्यापार करने लगे। कंपनी के राजस्व, ये जो बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान होता था। उस समय सिराजुद्दौला ने मना किया इन लोगों को और उन्होंने जो किलेबंदी हो रही थी फोर्ट विलियम, उसको रोकने का प्रयास किया।
उनकी किलेबंदी जहाँ तहाँ जो हो रही थी उसे रोकने का प्रयास किया। अब अंग्रेज इस प्रयास में लग गए कि किसी तरह से हमको सिराजुद्दौला से को पद से हटा देना है, अर्थात बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाना होगा। कंपनी ऐसा सोचने लगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्ति थे, इसमें दो महत्वपूर्ण नाम है, अमीचंद और जगत सेठ, जो बंगाल के दो बड़े व्यापारी थे। इसके अतिरिक्त सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। इन सबको कंपनी अपने तरफ मिलाने में सफल रही। कहा कि सिराजुद्दौला को हम नवाब बना दें, मीर जाफर को नवाब बना देंगे। सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला भी किया। कंपनी भी जवाबी रूप से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। अंततः जो जून 1757 में एक युद्ध होता है पलासी के मैदान में, मुर्शिदाबाद के पास ये पलासी का मैदान है वहाँ पर, और उसमें नवाब की सेना अर्थात सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। सिराजुद्दौला मारा जाता है उसमें, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इस लड़ाई के साथ ये बहुत निर्णायक लड़ाई था, अंग्रेजों की पहली विजय थी भारत में, और इससे भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। तो अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत भारत में पलासी के युद्ध से मानी जाती है। इसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव पराजित करते हैं, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ ये भी जान लीजिए, पलासी का असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली में इस्तेमाल होता है। तो साथियों, पलासी का असली नाम फलासी था, अंग्रेज बिगाड़ कर इसे पलासी कर दी। और यहाँ पर पलासी के फूल पाए जाते हैं, जिसको लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, होली में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी आप जान लें। अब यहाँ देखिए, ये एक पत्र है, आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं भी पढ़ देता हूँ, देख लीजिएगा। 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने यह पत्र लिखा। क्लाइव जब पलासी के युद्ध में विजय होते हैं, सिराजुद्दौला को पराजित करते हैं, तो अपने प्रधानमंत्री विलियम पिट को एक पत्र लिखते हैं। अंग्रेजी फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई है, जिससे कंपनी को बड़े जबरदस्त फायदे हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे की जबरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हो। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी है कि इन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वो अपने उस समय के धन और इलाकों को और बढ़ाने के मौके से फ़ायदा उठा सके। 2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्दी ही फिर आने वाला है। ये रॉबर्ट क्लाइव प्लासी युद्ध में विजय के बाद विलियम पिट को पत्र में लिखकर बताते हैं। इस जीत के बाद कंपनी का करमुक्त व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस मुनाफे के अलावा मीर जाफर ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा, फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्द ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने इसका विरोध किया। इसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी, लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी निर्भरता की स्थिति को भी समझा। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफर के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। वे बिना चुंगी दिए ही व्यापार करते थे। इससे राज्यों को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा वे व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी में व्यापार कर सके। साथियों, क्या होता है कि स्थिति मीर जाफर जब उसको नवाब बना दिया गया, बहुत सारे जो है ना वो अधिकारियों को घूस भेंट इत्यादि देने लगे। कंपनी का जो अधिकारी बहुत सारे जो लाभ उन लोगों से लेने लगे, अपने अनुसार मीर जाफर को चलाने लगे। मीर जाफर को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, तो वो अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी भनक अंग्रेज़ों को लगी। अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया।
अब मीर कासिम ने भी मिदनापुर, चटगांव, बर्धमान इत्यादि जिले की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी, लेकिन दूसरी तरफ वो जानते थे कि उसे अंग्रेजों की चंगुल से मुक्त होना है, और उसके लिए उन्होंने जो मीर जाफर के सभी अफसर थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे उसे हटाना शुरू किया। बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का उन्होंने प्रयास किया, और फर्रुख सियर द्वारा जो शाही फरमान दिया गया था जिसका मुक्त व्यापार सरेआम अंग्रेज व्यापारी दुरुपयोग करते थे, राज्यों को आर्थिक नुकसान हो रहा था, भारत के व्यापारी उसका जो मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो वो चाहते थे कि किसी तरह से जो कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी थी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी कर सकें। वो प्रयास करते थे कि भारत के व्यापारी को भी ऐसा माहौल मिले कि वो कंपनी के व्यापारी के बराबर में जो है ना प्रतिस्पर्धा कर सके। अब देखिए यहाँ पर, इसको बाद में देखेंगे साथियों। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। अपने सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूक एवं तोपे कारखाने बनाने की स्थापना की। आज भी मुंगेर में मीर कासिम द्वारा निर्मित किले को देख सकते हैं साथियों। मुंगेर उन्होंने मीर कासिम जो अंग्रेजों से मुक्त होना चाहते थे वो कुछ परिवर्तन किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया, मजबूत किलेबंदी की, 40,000 सैनिकों की नियुक्ति की, उसे बढ़िया से प्रशिक्षण अंग्रेजी तरीकों से दिलवाया गया, मुंगेर में बंदूक एवं तोपों के कारखानों की स्थापना की। इस तरह से आज भी आप जो है ना उसके जो मुंगेर का किला है उसे आप अवशेष के रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ है दस्तक। तो दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति देता था। दस्तक निस्संदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की कड़ी हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। बहुत ही निर्णायक युद्ध। अब मीर कासिम अब समझने लगे कि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त करें, लेकिन वो अभी समझ रहे थे कि अब हम अंग्रेजों का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मुगल सम्राट उस समय जो शाह आलम थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से उच्च संधि की। तीनों ने संयुक्त रूप से बिहार के पश्चिमी हिस्से में एक जिला पड़ता है बक्सर, आप सभी जानते होंगे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा करारी हार का सामना करना पड़ता है। भारतीय सेनाओं की हार होती है उसमें, और इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की, और इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात वहाँ पर राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। अर्थात जो बक्सर पलासी के युद्ध से जो अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत हुई थी भारत में, बक्सर के युद्ध में तीनों शक्तियों को एक साथ पराजित कर उन्होंने काफ़ी मजबूती प्रदान कर दी और निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस तरह कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से लाए गए सोने और चांदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी एवं पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था। बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। इससे होने वाले मुनाफे से वे भारत के सामान खरीद कर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस तरह अब बगैर अपना कोई पैसा लगाए हुए भारत से के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीद कर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। पलासी युद्ध की विजय के बाद अगर वे चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन चलाने के पचड़े से बचकर उन्होंने व्यापार करना और धन कमाने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन बंगाल विजय के पश्चात वे भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास में लग गए। बंगाल के बाद कंपनी, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। अब क्या हुआ, इससे पहले जो व्यापार करते थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ से सोना चांदी लाते थे
और भारत में सामान खरीद कर वो इंग्लैंड भेजते थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि उन्हें जो है ना वहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। बंगाल, बिहार इत्यादि क्षेत्रों का, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अर्थात टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार उनको मिल गया। अब उन्हीं पैसों को लगाते थे, उन्हीं पैसों से भारत के लोगों का सामान खरीदते थे और उसी सामान को इंग्लैंड भेजकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। प्लासी के युद्ध के बाद अगर ये चाहते तो अपना जो है ना शासन चला सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान दिया, शासन की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया, अर्थात भारत का शासन अपने हाथ में नहीं लिया। और 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और उससे उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, पूंजी की कमी दूर हो गई और अब वो राजनीतिक और आर्थिक धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर ली। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को अपनाया। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति से डरकर उसकी बातें मानने को तैयार हो गए। ऐसे राज्यों में पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायक संधि की। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को रेजिमेंट कहा जाता था। रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नजर रखती थी। उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा, आदि चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। तो साथियों, अब क्या हुआ, अंग्रेज अब धीरे धीरे अपने आप को भारत में स्थापित करने लगे, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों को अपनाया और उन्होंने इसी बीच में एक सहायक संधि चलाई। अब भारतीय राजाओं को कहता था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखिए, खर्च आप देंगे, सेना हमारी रहेगी जो आपकी रक्षा करेगी। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो हैदराबाद का निजाम था और दूसरा शासक अवध का नवाब था। इसके अतिरिक्त उन राजा के दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था और उसे रेजिमेंट कहा जाता था। और उस रेजिमेंट के माध्यम से अंग्रेज उस राज्य में होने वाली, उस राजा के यहाँ होने वाली सभी गतिविधियों को जानती थी, उसका आकलन करती थी और ये तय करती थी कि अगला राजा कौन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डटकर कंपनी का मुकाबला किया। कुछ लोग इस चाल को समझ गए, मुकाबला करने के लिए आए, तो खैर मुकाबला तो नहीं कर पाए, लेकिन कौन कौन से राज्य थे ऐसे, इसको जानते हैं। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। वहाँ हैदर अली 1761 से 1782 एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ने सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपने सेना में के आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। उसके इस कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुर के साथ लड़ते हुए मारा गया। तो साथियों, दक्षिण में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, जो उस समय आप देख सकते हैं कि मैसूर के रूप में जो वहाँ पर मैसूर के नियंत्रण में था, ये मालाबार तट, वहाँ पर व्यापार होता था। पूरा नाम उसका मैसूर है, वर्तमान में कर्नाटक है। उन्होंने क्या किया, 1785 में टीपू सुल्तान ने वहाँ पर चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी मालाबार तट पर। और फ्रांसीसियों का सहयोग भी लिया अपनी सेना को आधुनिकीकरण करने में। इन चीज़ों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिढ़ गई और वो सब टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में लग गए। 1799 में आखिरी में श्रीरंगपट्टनम में हुई आखिरी लड़ाई, जिसमें टीपू बहादुर के साथ लड़ा लेकिन मारा गया। अब टीपू की कहानी भी थोड़ा जान लेते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। 1782 में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। एक किस्सा
टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन अपने पुराने वाडियार राजवंश के हाथ में सौंप दी। मैसूर राज्य के कुछ इलाकों में कंपनी ने हथिया लिया और वहां का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। मैसूर पर पूर्णतः हैदर अली से पहले वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश में ही हैदर अली सैनिक के रूप में कार्य करते थे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कंपनी ने टीपू सुल्तान के बाद पुनः वाडियार वंश के हाथों में सत्ता सौंप दी और वो जो राजा हुआ वो कंपनी के अधीन हो गया, यानी कंपनी के अनुसार ही वो राजा चलते थे। अंग्रेज और मराठों के बारे में आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी ने आगे मराठों की ओर ध्यान दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुखों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया और एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठा को कमजोर कर दिया। अंततः 1817-19 के युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभावाधीन हो गया। साथियों, आपने क्लास 7 में पढ़ा था मराठे भारत में मुगल के बाद सबसे शक्तिशाली होकर उभरे थे, लेकिन जो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर भी मराठे बहुत बड़े भूभाग पर उनका नियंत्रण था, लेकिन वे आपस में बटे हुए थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले अलग अलग राजवंश के हाथों में मराठों की शक्ति थी। अलग अलग क्षेत्रों में वो लोग शासन करते थे। उन लोगों में आपसी फूट हुआ और उसका फायदा उठाकर अंततः अंग्रेजों ने 1817-19 के बीच मराठे को पूरी तरह पराजित कर मराठा क्षेत्र भी अपने अधीन कर लिया। अब कंपनी और पंजाब, इसको भी देख लेते हैं। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की ओर गया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रंजीत सिंह के जीवन काल में ही उनके राज्य के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया, लेकिन उनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी 1799 से 1839 तक पंजाब, कश्मीर, आधुनिक हिमाचल प्रदेश, इन सब पर महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। उनके जीवन काल में अंग्रेजों ने, कंपनी ने उनके विस्तार को तो रोक दिया, लेकिन उसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सके, अर्थात पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रहे। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु जब होती है तो 1849 में कंपनी ने उसे भी, पंजाब को भी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। विलय नीति। सीधे युद्धों के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। विलय नीति भी ऐसा ही एक बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 ईस्वी से 1856 के बीच भारत के कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए। तो ये विलय की नीति थी साथियों। पहले आपने देखा कि सहायक संधि थी, अब विलय की नीति। विलय की नीति में क्या होता था कि जब किसी राजा का जो कमजोर पड़ता था तो उसे अंग्रेजी राज में विलय कर लेता था। उसके अपने पुत्र नहीं होते थे तो भी उसे अपनी राज्य में मिला लेता था। और इसमें आप देखेंगे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर ये सब कंपनी के नियंत्रण में आ गए 1856 ईस्वी तक। कंपनी हुकूमत की स्थापना। इस प्रकार 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। जरा सोचिए 1600 ईस्वी में स्थापित एक व्यापारिक कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही। आइए इसकी सफलता के कुछ कारणों पर विचार करें। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरों के इलाकों पर हड़प कर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य एक एक कर आसानी से कंपनी के हाथों पराजित हो गए। कंपनी की सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। भारतीय सैनिकों की तुलना में उसे नियमित रूप से अभ्यास कराया जाता था। भारतीय सैनिकों की तुलना में वह अधिक अनुशासित और उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। साथियों, क्या हुआ, आप क्लास 7 में पढ़े भी हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1856 ईस्वी तक संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गई। साथ में आप क्लास 7 में आपने पढ़ा था, वर्ग 7 में, कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद छोटे छोटे राज्य बन गए और उसमें तालमेल का अभाव था। वो आपस में लड़ते रहते थे। एकता के अभाव के कारण वो कंपनी के हाथों से बारी बारी पराजित होते गए। दूसरा कारण ये था कि कंपनी के पास बहुत बेहतर तोपें थी, बंदूकें थी, आधुनिक शस्त्र थे, जबकि भारतीय जो उस समय राजा महाराजा थे उसके बाद पुराने ही तकनीक थे, वो लाठी, भाले इत्यादि, कटार इत्यादि थे। भारतीय सैनिकों की तुलना में वो काफ़ी अनुशासित थी, नियमित रूप से अभ्यास करती थी,
नियमित रूप से वेतन भी मिलता था उनके सैनिकों को, मनोबल भी बढ़ा हुआ था। अपना लाभ सर्वोपरि। आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों के देश में व्यापार करने आई थी, जिस प्रकार उसने यहाँ की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया, यहाँ के आर्थिक संसाधनों से लाभ उठाते हुए इस देश के शासक बन बैठे। इस देश का शासक बनने के बाद वस्तुओं के उत्पादन में उसमें होने वाली मुनाफे को कंपनी अपनी जरूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। आइए इसे एक उदाहरण को से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले कंपनी भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रही थी। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े के कारखाने लग गए तो वे वहाँ का बना कपड़ा और दूसरे सामान भी भारत में बेचने लगी। भारत से वे कपास खरीदकर अपने देश के कारखानों को बेचती। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर दूर भेजती, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफ़ी आदि। इसके अलावा कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। कंपनी किसानों से भी ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती। यह सब किस प्रकार हो रहा था, यह आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। कंपनी की आड़ में राज्यों के लूट खसोट धोखाधड़ी मची हुई थी। साथियों, आपने देखा कि जब भारत पर उनका राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, अपने अनुसार वो चीज़ें उगाने लगे, अपनी ज़रूरतों को चीज़ें उगाते थे। यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन भेजते थे। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ से तैयार कपड़े भारत में भेजते थे और वहाँ पर भरपूर मुनाफा कमाते थे। अर्थात पूरे आर्थिक गतिविधि को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने अनुसार चीज़ों को चलाने लगे। कुछ प्रश्न है साथियों। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर कर दिया और ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकारा। हैदराबाद के निजाम ने या हैदराबाद ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। और दूसरा था अवध का नवाब। विलय की नीति का अनुसरण किसने किया? कंपनी ने किया या अंग्रेजों ने किया? तो आप वहां भर सकते हैं। अब कुछ सही गलत बताना है। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। गलत। सोना चांदी तो वो भारत को देते थे और यहाँ से जो सूती कपड़े, सोडा, अफीम, मुख्य रूप से मसालों पर ज़्यादा वो फोकस करते थे, वो चीज़ ले जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। सत्य कथन है। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक अंग्रेजी शासन के अधीन होते गए, चले गए। बिल्कुल सत्य कथन है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। सत्य कथन है। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये क्लास जरूर बताइएगा। आप एक बार सुनिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बनावटीपन नहीं है, जो भी है वो नेचुरल है। SCERT NCERT की बुक होती है साक्ष्य के रूप में और हमारी जो आवाज़ होती है वो उसको हूबहू पहले पढ़ता है। अगर ज़रूरत होती है कि उसे कुछ एक्सप्लेन किया जाए तो अपनी क्षमता अनुसार उसे एक्सप्लेन भी करते हैं और निश्चित रूप से वो सारे तथ्य कवर हो जाते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ आप एक अच्छे संकल्पना भी आपके दिमाग में बन जाते हैं। एक लयबद्ध होकर सुनते हैं, क्रमानुसार चीज़ों को सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक जो चीज़ों को की समझ होती है वो विकसित हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।